हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपर मेटाबॉलिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ बच्चों? कॉपर मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये जो होता है ना, बेसिकली ये एक ट्रेस एलिमेंट होता है। अब बोलोगे ट्रेस एलिमेंट क्या होता है? मैंने बताया था जिंक मेटाबॉलिज्म में, नहीं देखा है ना, पता था मुझे। सुनो, ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेस एलिमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि ऐसा अमाउंट, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। समझ में आया? मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये कम अमाउंट में हम लोग को रिक्वायर्ड है। कॉपर हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को, लेकिन हमें चाहिए भाई ज़रूर। ठीक है, तो बेसिकली अब बात करते हैं हम लोग कि कितना चाहिए होता है। भाई देखो, टोटल बॉडी कंटेंट जो होता है ना कॉपर का, वो होता है तुम्हारा 100 मिलीग्राम। ठीक है, और ऐसा नहीं है जैसे हमने जिंक देखा था कि कुछ एरियाज़ में ना वो बहुत ज़्यादा मिल रहा था, जैसे कि प्रोस्टेट में, लेकिन यहाँ पे जो है ना बच्चों, ये हर एक ऑर्गन्स में मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आरडीए के बारे में। आरडीए में क्या होता है? व्हाट इज़ आरडीए? मैंने पहले ही बताया था। इट्स अ व्हाट इज़ आरडीए? ये मैंने पहले ही बताया तुमको, अभी जिंक वाले में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आरडीए क्या होता है। बेसिकली इट्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को कितना अमाउंट लाइक कॉपर का चाहिए उसको, ताकि उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके एक दिन में। ठीक है, इसे कहते हैं आरडीए। तो आरडीए जो इन्फेंट के लिए, मतलब एक हेल्दी इन्फेंट बच्चा या फिर चिल्ड्रंस के लिए कितना चाहिए उसको कि सारा उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, होता है 0.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे, क्योंकि पर डे की ही बात होती है इसमें। दूसरा होता है कि अगर एडल्ट की हम लोग बात करेंगे तो एडल्ट में कितना चाहिए होता है हमें? 2 से 3 मिलीग्राम पर डे। वैल्यू याद रख लो, ठीक है, अभी याद करो। उसके बाद दूसरा है कि इसका सोर्स कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, ये देखते हैं। पहला सोर्स जो हम लोग इसको देखते हैं ना, वो होता है ऑर्गन मीट। पहला हमने बोला कि इसमें ऑर्गन मीट में देखने को मिलेगा, और हमने कहाँ बोला कि हमें फ्रूट्स में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, नट्स में मिलता है। और बच्चों एक चीज़ तो याद ही रख लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, इतना याद रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में। कितने सारे लोगों ने एटीसी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? कोई नहीं, 11th में तो पढ़ा होगा एटीसी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक तुम लोग को याद ही होगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो बच्चों ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एटीसी में हेल्प करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होता है ये। उसके बाद यहाँ पे याद रखो कि हीम सिंथेसिस में हेल्प करता है। हीम सिंथेसिस कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? जाकर मेरा वीडियो देखो फिर। हीम सिंथेसिस बेसिकली जो होता है वो क्या होता है? हीम सिंथेसिस में एक एंजाइम आता है, हमने देखा होगा वहाँ पे एलासिंथेज। एलासिंथेज करके एक एंजाइम आता है, और ये जो एलासिंथेज होता है, ये जो बेटा एलासिंथेज होता है ना, इस एलासिंथेज के अंदर में तुम्हारा प्रेजेंट होता है क्या? कॉपर। तो ये कॉपर बेसिकली किस में हेल्प कर रहा है? तुम्हारा हीम सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। तीसरा होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। जब हमने, अगर तुमने मेरा वीडियो देखा होगा जिंक मेटाबॉलिज्म वाला, तो उसमें बताया था कि वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में ना कॉपर भी होगा और जिंक भी होगा। तो अगर कॉपर वाले फंक्शन में भी इसको लिख देना और जिंक वाले फंक्शन में भी लिखना कि कॉपर भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिंक भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, क्योंकि एसओडी में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या करता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है ना, ये इसको ये बेसिकली H2O2 में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर ये H2O2 जो होगा वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सब्सटेंस था, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल था, तो इसको ये कन्वर्ट कर दिया इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मेलानिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कैसे मेलानिन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है? तुमने एक एंजाइम देखा होगा, यहाँ पे होता है टायरोसिनेज एंजाइम। ये टायरोसिनेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं अभी बोल रही हूँ, अभी जो मैं बताने वाली हूँ। तुमको मन होगा तो पढ़ना, नहीं मन होगा तो मत पढ़ना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा टायरोसिन है ना, टायरोसिन तुम्हारा कन्वर्ट होता है डोपा में, और फिर डोपा कन्वर्ट होता है तुम्हारा डोपाक्विनोन में। नहीं दिख रहा है? डोपा कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा डोपा क्विनोन में। ठीक है, और ये डोपा क्विनोन फिर तुम्हारा मेलानिन में कन्वर्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो टायरोसिन तुम्हारा डोपा में जब कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है ना, वो टायरोसिनेज एंजाइम होता है।
तो अगर यही एंजाइम खत्म हो जाएगा तो बताओ तुम्हारा मेलानिन बनेगा क्या? नहीं बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे टायरोसिनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, और इस टायरोसिनेज एंजाइम में तुम्हारा कॉपर प्रेजेंट होता है। तो मेलानिन के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है तुम्हारा कॉपर, क्योंकि ये टायरोसिनेज एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये ना बहुत सारे के लिए ना को फैक्टर की तरह भी काम करता है। तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स के बारे में मैं बता रही हूँ, जैसे कि तुम्हारा टायरोसिनेज, अभी हमने पढ़ा ना टायरोसिनेज, तो टायरोसिनेज हो सकता है। हमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज पढ़ा, वो भी हो सकता है। कैटलेज है ना, कैटलेज में भी ये को फैक्टर की तरह काम करता है। सेरुलोप्लाज्मिन, याद है सेरुलोप्लाज्मिन हमने कहाँ पढ़ा था? आयरन मेटाबॉलिज्म में, तो वो याद रखो तुम, ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन। फिर उसके बाद क्या हो गया, अभी मैंने बताया हिम सिंथेसिस में तुम्हारा एला सिंथेज में प्रेजेंट होगा, तो एला सिंथेज हो गया। और एक और याद रख लो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अब बताया क्या मैंने अभी, बिल्कुल ईटीसी में बताया अभी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी काम आता है तुम्हारा, ठीक है। एक और याद रख लो यार, ये ना मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइसाइल वाला, लाइसाइल ऑक्सीडेज। जब हम लोग इसका डिफिशियंसी पढ़ेंगे तब मज़ा आ जाएगा तुमको। लाइसाइल ऑक्सीडेज में भी प्रेजेंट होगा ये बेसिकली, ठीक है। तो एक और फंक्शन में बताना भूल गई, मैं लाइसाइल ऑक्सीडेज बोल रही थी, इसी से रिलेटेड है बेसिकली। ये क्या करता है ना, ये वेसल वॉल, ये जो लाइसाइल ऑक्सीडेज होता है ये बेसिकली वेसल वॉल के बनाने में हेल्प करता है, वेसल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ मैं, बस थोड़ा सा अगर तुम जानना चाहते हो कि भाई कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, तो ना कोलेजन और इलास्टिन फाइबर बेसिकली इसको बनाता है। और तुमको पता है कि जो वेसल का वॉल है यही सब चीज़ से तो मिलकर बना रहता है। तो नहीं समझना है भाई, मत समझो मत सुनो, तुम सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझो कि लाइसाइल ऑक्सीडेज जो होता है बेसिकली वेसल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन तो हमारा जो कॉपर है, कॉपर हमने बोला कि ये को फैक्टर की तरह काम कर रहा है लाइसाइल ऑक्सीडेज में, तो इनडायरेक्टली कॉपर भी तुम्हारा वेसल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, राइट, राइट ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो डिजीज़ रिलेटेड होता है तुम्हारा कॉपर के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि टायरोसिनेज एंजाइम ख़त्म क्यों भाई। अगर मान लो कि तुम्हारे कॉपर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डेफिशिएंसी वगैरह आ गया, तो टायरोसिनेज एंजाइम में कहाँ से कॉपर आएगा बाबू? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो टायरोसिनेज एंजाइम क्या हो जाएगा, इसमें डिफेक्ट हो गया टायरोसिनेज एंजाइम में, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ही नहीं आ रहा है। तो कॉपर ही नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ना तुम्हारा सीवीएस में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलेगा, ये भी मैं बताऊंगी कहाँ से, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ना जब, तब आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा है तुम्हारे पास कि यहाँ पे ना तुमको एन्यूराइज्म देखने को मिलेगा, या फिर तुमको रप्चर ऑफ ऑर्टा देखने को मिलेगा। अब बोलोगे कि भाई ये कब कैसे हो रहा है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि लाइसाइल ऑक्सीडेज के बारे में बताया था। लाइसाइल ऑक्सीडेज क्या करता था तुम्हारा, जो तुम्हारा ब्लड वेसल्स है, वेसल के वॉल को मतलब बनाने में हेल्प करता था, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता था, स्ट्रॉन्ग बना के रखता था बेसिकली वो। लेकिन ये बच्चों, जब तुम्हारा वही कॉपर ही नहीं रहेगा तो बताओ लाइसाइल ऑक्सीडेज खराब हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं, मतलब तुम्हारा जो वॉल है वो वीक हो जा रहा है, वीक हो जाएगा तो रप्चर हो जाएगा। एन्यूराइज्म का मतलब होता है ना कि कोई एक एबनॉर्मल डायलेशन देखने को मिल रहा है। देखो मान लो कि तुम्हारा ये ना ऑर्टा है, इसमें एक ऐसा एबनॉर्मल डायलेशन देखने को मिलेगा, यही है ना तुम्हारा पाइप। पहले कैसा था, सुनो 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 सुनो, मेरे को पता है तुम्हें नहीं आ रहा हो। ये पहले मान लो ऑर्टा था तुम्हारा, अब ये ऑर्टा जो है ना ऐसा हो गया, इसको कह रहे हैं हम लोग एन्यूराइज्म, मतलब एक एबनॉर्मल डायलेशन देखने को मिल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, एन्यूराइज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद अनीमिया देखने को मिलता है, अनीमिया, यस अनीमिया, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं वो लिख देती हूँ कि यहाँ पे अनीमिया देखने को मिलता है। अनीमिया भी कौन सा वाला अनीमिया, तो माइक्रोसिटिक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो माइक्रोसिटिक तो है भाई कि इस आरबीसी जो है बेसिकली वो छोटा हो जा रहा है, पर नॉर्मोक्रोमिक भी है। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्या है, नॉर्मोक्रोमिक का मतलब इसका कलर जो है बेसिकली हीमोग्लोबिन का या सेल का आरबीसी का वो ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा तुमको नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, ठीक है, अनीमिया। उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक होता है तुम्हारा विल्सन डिजीज़ और एक होता है तुम्हारा मैनकीज डिजीज़, ठीक है। तो बेसिकली विल्सन डिजीज़ जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना म्यूटेशन हो जाता है कॉपर बाइंडिंग एटीपीएस, जिसको अपन बोलते हैं ATP7B। इस ये जो एक जीन होता है ना, इसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये जीन है, ठीक है, इसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। बेसिकली ये जीन करता क्या था, देखो मान लो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में तुम्हारा कॉपर एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे आ गया, लीवर के पास। अब ये लीवर क्या करता था, लीवर का काम है कि ये तुम्हारा ATP
7B, ATP7B के प्रेजेंस में इसकी मदद से ये जो है तुम्हारा कॉपर को एक्सक्रीट कर देता था बाइल में, और वो जो तुम्हारा कॉपर है वो जाके तुम्हारा सेरुलोप्लाज्मिन, सुना है, सेरुलोप्लाज्मिन के साथ भी बाइंड कर जाता था और फिर कॉपर सेफ हो जाता था। देखो विल्सन डिजीज़ ना, एक बहुत कन्फ्यूजन आता है इसलिए बता रही हूँ मैं। विल्सन डिजीज़ ना तुम्हारा डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से नहीं हो रहा है। कॉपर का आयरन कॉपर का अमाउंट जो होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से तुम्हारा विल्सन डिजीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि ATP7B जो है वो ख़त्म। अगर ये ख़त्म हो गया तो बताओ लीवर से बाइल में एक्सक्रीट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा है तुम्हारा कॉपर, यही नहीं हो पा रहा है। तो और साथ में तुम्हारा सेरुलोप्लाज्म में भी जाके ऐड नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं कि कॉपर बाहर निकला और ऐसे घूम रहा है, नहीं, सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड करना था उसको, वो भी नहीं हो पा रहा है, मतलब सेरुलोप्लाज्मिन भी तुम्हारा ख़राब हो रहा है ना। सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम होगा ना। देखो बेसिकली होता क्या है कि अब ये यहाँ पे गया नहीं तुम्हारा ब्लड में नहीं गया तो सेरुलोप्लाज्मिन क्या हो जाएगा? सेरुलोप्लाज्मिन इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। भाई कॉपर आता तब जाके वो एक्टिव होता, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा सेरुलोप्लाज्मिन, फिर उसके बाद वो डीजेनरेट करने लगता है, इसीलिए ब्लड सेरुलोप्लाज्मिन लेवल भी क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो इधर साइड में हम लिख देते हैं थोड़ा सा, फिर मिटा ही देना है। जो ब्लड सेरुलोप्लाज्मिन होता है वो डिक्रीज होने लगता है। इतना क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे देखो ये ख़त्म, बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये बाहर नहीं जा पा रहा है तो कॉपर क्या होने लगेगा? लीवर में होने लगेगा ये एक्यूमुलेट, कॉपर का अमाउंट लीवर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ये कॉपर सिर्फ लीवर में नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक कि ये चला जाएगा तुम्हारा ब्रेन में। ब्रेन में बेसल गैंग्लिया के अंदर में तुम्हारा प्रेजेंट होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस। बेसल बेसल गैंग्लिया के अंदर में तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है? बेसल गैंग्लिया के अंदर में तुमको प्रेजेंट होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस। और ये लेंटिकुलर न्यूक्लियस बेसिकली क्या होने लगता है? इसका डैमेज होने लगता है। तो यहाँ पे डैमेज ऑफ लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। बेसिकली तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे सीवियस एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलता है। बट मेन तो ये ना कि हमारा ब्रेन भी डैमेज कर रहा है बेसिकली ये, राइट, क्योंकि ये तुम्हारा लीवर को भी डैमेज कर रहा है एक्यूमुलेट होके, क्योंकि ये तुम्हारा ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड हेपेटो लेंटिकुलर डीजेनरेशन। हेपेटो का मतलब होता है लीवर और लेंटिकुलर का मतलब होता है बेसिकली लेंटिकुलर न्यूक्लियस, जो तुम्हारा प्रेजेंट है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसल गैंग्लिया के अंदर में, बेसिकली तुम बोल सकते हो ब्रेन में। इसका मतलब ये है, इसको ना, मतलब विल्सन डिजीज़ का एक और नाम है बेसिकली हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन, कि यहाँ पे लीवर को भी ख़राब कर रहा है और ब्रेन को भी ख़राब कर रहा है। ठीक है, कैसे ख़राब कर रहा है हमें समझ में आ गया। उसके बाद इसमें जो डिजीज़ देखने को मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है तुम्हारा केसर फ्लिशर रिंग। ये बेसिकली क्या होता है कि एक ब्राउन कलर का रिंग देखने को मिलता है, ब्राउन कलर का रिंग बोले, सॉरी, इट्स अ गोल्डन रिंग। एक सर्कुलर गोल्डन रिंग देखने को मिलता है कहाँ पे? कॉर्निया के मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया पे। देखो कॉर्निया जो होता है ना वो 5 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ रहता है, उसके मेम्ब्रेन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो उसमें ना एक इंडोथेलियम होता है जो उसका लास्ट का लेयर होता है, उस लास्ट के लेयर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना उसको कहते हैं हम लोग डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। ये जो तुम्हारा डेसिमेट्स मेम्ब्रेन है ये बेसिकली इंडोथीलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और यहीं पे इसी पार्ट में तुम्हारा बेसिकली एक ब्राउन नहीं बस सॉरी गोल्डन कलर का रिंग जो होता है, गोल्डन रिंग, अब रिंग है तो सर्कुलर ही रहेगा, वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? बेसिकली कॉर्निया के ऊपर एक गोल्डन रिंग का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड एज केशर फ्लिशर रिंग। और ये किस मेम्ब्रेन पे हो रहा है? तो वो डेसिमेट्स मेम्ब्रेन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है बेसिकली? वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। सिम्टम्स बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है? सिम्टम्स होता है इसमें कि बिहेवियरल चेंजेस, भाई ब्रेन डैमेज हो रहा तो बिहेवियरल चेंजेस भी आएगा। ट्रेमर्स देखने को मिलता है, जॉन्डिस, फटीग, मसल्स। बेसिकली यहाँ पे जॉन्डिस, यहाँ पे देखने को मिलता है जॉन्डिस, और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? जॉन्डिस के साथ साथ तुमको फटीग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा ट्रेमर्स दिख सकता है। और एक चीज़ मैंने पहले ही बोला कि अगर ब्रेन डैमेज हुआ है तो बिहेवियरल चेंजेस भी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे इसके कि तुम्हारा जो मैंने एक और डिजीज़ के बारे में बताया था जो इम्पोर्टेंट था तुम्हारा, ये तुम्हारा मेनकेज डिजीज़।
ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इंटेस्टाइन में तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है कॉपर, और इंटेस्टाइन्स में कॉपर एब्जॉर्ब होकर वो टिश्यू तक जाता है, बेसिकली लिवर तक लेकर आता है। तो बेसिकली यहाँ से जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन से तुम्हारा जो होता है वो लिवर तक लेकर आता है, जो इंजाइम जो जी मतलब जिसकी हेल्प से यहाँ तक आता है वो होता है ATP7A। तो जो तुम्हारा मेनकेस डिजीज़ है ना, उसमें इसी का डिफेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक ही नहीं आ पाता है तुम्हारा। तो बेसिकली अगर लिवर तक ही नहीं आ पा रहा है तो फिर वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करता, तब तो वो ब्लड में जाता ना, और सेरुलोप्लाज्मिन में फिर जाकर बाइंड करता। तो बेसिकली यहाँ यहीं पे ख़राब हो जा रहा है, यहीं पे ख़राब होगा तो फिर ब्लड में ही बेसिकली कम हो जा रहा है तुम्हारे, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा जो ब्लड लेवल ही है ना तुम्हारा कॉपर का, वही कम हो जा रहा है। तो तुम अगर देखोगे तो विल्सन डिजीज़ जो था वहाँ पे कॉपर का एक्यूमुलेट मतलब कॉपर जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरी बात सुनो 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 सुनो, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे अभी भी वहाँ भी तो लिवर में नहीं जा रहा था, लिवर से बाहर नहीं जा रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वहाँ पे भी तो होना चाहिए था। सॉरी, मेरी गलती है, मैंने गलत बताया। यहाँ पे देखो, मैंने बोला इंटेस्टाइन, तुम ध्यान से सुनो बस, तुम्हें सब समझ में आएगा। इंटेस्टाइन था, इंटेस्टाइन में ATP7A आया, यहाँ से गया तुम्हारा लिवर के अंदर, राइट। यहाँ पे लिवर में आता तुम्हारा, उसके बाद ये बाइल में, यहाँ पे अगर लिवर में आता तुम्हारा, उसके बाद ये बेचारा बाइल में भेजता, या फिर तुम्हारा सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड करता, राइट। लेकिन यहाँ पे ATP7A जो है यही खराब हो गया है। तो अब इंटेस्टाइन से यहाँ तक आ पाएगा क्या लिवर में? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जो मान लो इंटेस्टाइन जहाँ पे था, तो बेसिकली होता क्या है कि इंटेस्टाइन में तुम्हारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब तो कर रहा है, मतलब इंटेस्टाइन का जो इंटेरोसाइट्स है वो इसको एब्जॉर्ब करता है कॉपर को, लेकिन वो कॉपर इंटेस्टाइन से फिर कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है, और वही इंटेरोसाइट में वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वो सेल झड़ जाएगा वहाँ से, तो वो जो कॉपर उसमें स्टोर्ड रहेगा वो भी उसके साथ चला जाएगा, फीसस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा विल्सन डिजीज़ था उसमें लिवर तक तो आ रहा था, और लिवर तक आने के बाद यहाँ पे ये बाइल वाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखो, मान लो कि यहाँ पे लिवर में ना बहुत ज़्यादा कॉपर जब एक्यूमुलेट होने लगेगा ना, तो यहाँ से कुछ कुछ ना फ्री मतलब कॉपर बेसिकली बाहर रिलीज़ हो जाता है। फ्री कॉपर कहाँ रिलीज़ हो जाता है? बाहर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। फ्री कॉपर मतलब, फ्री कॉपर का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जब एक्सेस होने लगेगा तब सेरोप्लाज्मिन के साथ, लेकिन वो बाइंड नहीं करता है, ठीक है, याद रखना, सेरोप्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं करता है वो फ्री कॉपर, लेकिन निकल रहा है ब्लड में, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो ये मेनकेस डिजीज़ है ना, इसमें फ्री कॉपर भी नहीं होता है। इतना, बस इतना नहीं भी समझ में आ रहा है, बस इतना याद रखो कि इसमें क्या ख़राब हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है कि इंटेस्टाइन से लिवर तक जाने में ये ख़राब हो जा रहा है, ये वाला। तो ये इंटेस्टाइन से लिवर तक नहीं आ पा रहा है, और विल्सन डिजीज़ में लिवर से बाइल और सेरुलोप्लाज्मिन में नहीं जा पा रहा है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो कि तुम कभी करते नहीं हो। ये तीनों में से कुछ भी करो यार, और कमेंट भी करो यार।